नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक तलाक ऐसा भी। दोपहर का समय था। सागर बाजार में फल खरीदने आया था। तभी एक जोरदार आवाज़ एक औरत की आई। वो चिल्ला चिल्लाकर आने जाने वालों को कह रही थी, तरकारी ले लो, आम ले लो, मगर कोई उससे सामान नहीं खरीद रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत कोई और नहीं, उसकी तलाकशुदा पत्नी थी। मंडी में अपनी तलाकशुदा पत्नी को फल बेचते देखकर चौंक गया। सपना के सामने जमीन पर थोड़ी सी सब्जी, फल वगैरह रखे हुए थे और वह उदास बैठे ग्राहक का इंतजार कर रही थी। तपती दोपहरिया में पसीने पसीने हो रही थी। वह मन ही मन खुश होता हुआ बड़बड़ाया, कहती थी, तुमसे 100 गुना अच्छा पति मिल जाएगा, मगर इसे तो कोई हराम की खाने वाला मिल गया है। तभी तो पत्नी से सब्जी फल बिचवा रहा है, पत्नी की कमाई खा रहा है। इसकी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। वह न चाहते हुए भी उधर चल पड़ा जहाँ सपना फल बेच रही थी। अचानक सागर ने अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया, सिर पर टोपी पहन लिया। वैसे भी वह 7 सालों में बहुत बदल गया था। थोड़ा मोटा हो गया था, रंग भी साफ हो गया था। सूट बूट पहनने के कारण साहब लग रहा था और चेहरे पर रुमाल बांधने के बाद तो पहचान में ही नहीं आ रहा था। पास जाकर देखा तो सपना के पास थोड़े से आलू प्याज थे जो हवा के थपेड़े खाकर पुराने से लग रहे थे। थोड़े से टमाटर थे जो बिल्कुल सड़े थे। एक लकड़ी की कैरेट में आम रखे थे। थोड़ी सी हरी मिर्च, धनिया, पुदीने रखे थे जो कड़कती धूप के कारण सूख गए थे। बस रोड के किनारे जमीन पर एक चादर बिछाकर उसी पर लगी छोटी सी दुकान में इतना ही सामान था। सागर ने गौर किया, वह बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो गई थी। चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं था, रंग भी सांवला हो गया था। एक बार तो उसे शक हुआ कि वह सपना नहीं कोई और है, मगर उसके गालों पर पड़ रहे डिंपल को देखकर उसे विश्वास हो गया कि यह सपना ही है। सपना ने आशा भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखा, फिर जल्दी में बोली, क्या चाहिए साहब? पड़ोस में सब्जी बेच रही एक दूसरी महिला बोली, इसके पास तो बासी सब्जी रखी है साहब, ताज़ी सब्जी लेनी है तो इधर आ जाइए। मगर सपना जल्दबाजी में बोली, बासी नहीं है साहब, बस धूप के कारण थोड़ा पुराना लग रहा है, वरना मैंने आज सुबह ही खरीदी थी। सपना के चेहरे पर बेबसी और मजबूरी के भाव देखकर उसका दिल धड़क गया। आखिर जिंदगी के 5 साल उसके साथ गुजारे थे। तलाक जरूर हो गया था, मगर उन 5 सालों में कुछ यादगार और हसीन पल भी गुजारे थे। वह बिना बोले ही ऊपर से घास हटाकर आम देखने लगा। आम थे तो बढ़िया किस्म के, मगर उनमें भी सिलवटें पड़ी हुई थी। वह बोला, यह तो सचमुच खराब हो गए हैं। सपना अधीर होकर बोली, नहीं साहब, खराब नहीं हुए हैं, बस थोड़े से अलसाए हुए लग रहे हैं। ले लो ना साहब, दोपहर का वक्त है, सस्ता लगा दूंगी। वह वहाँ से जाने का नाटक करते हुए बोला, मैं जानता हूँ यह खराब हो चुके हैं, छिलका उतार कर देखो, अंदर से काले पड़ गए हैं। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, आप एक आम खाकर देख लो, अगर खराब लगे तो मत लेना। 3 दिन से बेटी की तबीयत खराब चल रही है, इस कारण दुकान ढंग से नहीं लगा पा रही हूँ। बेटी का नाम सुनते ही सागर को झटका सा लगा। उसके सामने अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा उभर आया। तलाक के वक्त उसे आखिरी बार देखा था, तब वह 4 साल की थी। अब तो 11 साल की हो गई होगी। पूजा, वह एक आम उठाकर सागर को देने लगी, मगर वह तो बेटी के ख्यालों में खो चुका था। बेटी की तबीयत खराब होने का समाचार पाकर उसके दिल में कुछ टूट कर बिखरने लगा। लो साहब, चख के देख लो। सपना की बात अनसुनी करके वह जल्दबाजी में बोला, सारे आम तौल दो। वह आश्चर्य से
उसकी तरफ देखते हुए बोली, सारे? वह बोला, हाँ सारे तोल दो। और वह खुश होकर आम तौलने लगी। 10 किलो आम थे। वह 2 थैलियों में डालकर उसे देते हुए बोली, 100 रुपये किलो बेच रही हूँ, मगर आप 10 किलो पूरे ले रहे हो, इसीलिए 90 रुपये किलो के भाव से दे रही हूँ। कुल 900 रुपये होते हैं साहब आपका, और डिस्काउंट कर देती हूँ, 800 रुपये ही दे दो। वह बोला, तुम्हारी बेटी बीमार है, इसीलिए 100 रुपये किलो के भाव से पैसे ले लो। फिर 500 रुपये के 4 नोट देकर वह जाने लगा। सपना ने पीछे से पुकारा, 100 रुपये किलो के भाव से जोड़े तब भी 1000 रुपये होते हैं साहब, आपने 2000 रुपये दिए हैं तो वापस लेते जाओ। सागर वहीं रुक गया, मगर कुछ बोला नहीं। सपना खड़ी होकर पास आई, फिर बोली, भीख नहीं चाहिए साहब, भीख ना मांगनी पड़े इसीलिए यह दुकान लगाई है। वह बोला, तुम्हारा पति कुछ नहीं करता क्या? वह 1000 रुपये उसके हाथ पर रखते हुए बोली, पति से 5 साल पहले तलाक हो गया साहब। वह चल पड़ा, फिर चलते चलते बोला, तुम जैसी खुददार औरत के साथ तुम्हारे पति ने जरूर कुछ गलत किया होगा, तभी रिश्ता टूट गया। वह पीछे से बोली, नहीं साहब, पति अच्छा था, बस दिन खराब थे, वह मुझे समझ नहीं पाया। अब वह रुक ना सका, जल्दी वहाँ से दूर अपनी गाड़ी के पास चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सपना अपनी दुकान समेट रही थी। शायद उसकी आज की मजदूरी हो गई थी, इसीलिए वह अंधेरा होने से पहले ही घर जा रही थी। सागर का मन किया उसके पीछे जाए ताकि पता चले कहाँ रहती है। उसका अपनी बेटी पूजा को देखने का मन भी कर रहा था, इसीलिए उसके दिल में एक खिंचाव सा महसूस होने लगा। सपना ने तलाक के बाद किसी पुरुष से शादी भी नहीं की थी। यह बात भी उसके दिल में खटक रही थी जब वह अपने बची हुई सब्जी को एक झोले में रखकर घर की तरफ चल पड़ी। सागर पैदल ही उसके पीछे हो लिया और उससे काफ़ी दूरी का फासला बनाकर चल रहा था कि वह उसे देख न पाए। सागर के दिमाग में एक ही सवाल बार बार शोर मचा रहा था कि सपना लखनऊ में कैसे आई। उसका घर तो दूर एक गांव में था, वहाँ उसके 2 भाई थे। उन्होंने बहन को अकेला कैसे छोड़ दिया? तलाक के वक्त तो बड़े उछल रहे थे। सागर को सपना के जवाब से थोड़ी तसल्ली थी कि पति अच्छा था साहब, बस दिन ही खराब थे। मतलब वह आज भी उसे बुरा नहीं मानती। अचानक चलते चलते सागर का दिल भर आया, आंखों से आंसू छलक आए थे। उसे याद आया जब एक रात सपना ने कहा, आप मेरे स्वाभिमान की रक्षा कर लेना जी, बाकी आपके साथ रहकर मैं सब कुछ सहन कर लूँगी। वह उसके स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाया था। सागर के सामने उसकी भाभी ने सपना को अपने मायके वालों के सामने जलील किया था। वह चुपचाप खड़ा सुनता रहता था। वह खुददार थी, बिना गलती के सर झुकाना जरा भी पसंद नहीं था, इसीलिए वह अपने मायके चली आई थी। उसके बाद भाभी ने सागर के मन में सपना के प्रति इतना जहर भरा कि उनकी बातों में आकर सागर ने उसे तलाक का नोटिस भेज दिया और सपना की दूसरी गलती तो रिश्ता ही तोड़ गई। सागर अपने बड़े भाई और भाभी की बहुत इज्जत करता था, इसीलिए उसे पत्नी से ज़्यादा भाभी पर भरोसा था। सपना के साथ उसके जीवन के 4 साल बहुत अच्छे गुजरे थे, मगर 5वें साल कलह होने लगी थी। भाभी जब किसी बात पर उसकी मासूम बच्ची पूजा को थप्पड़ लगा देती, सपना इसका विरोध करती। भाभी अपने बच्चों को मलाई खाने को देती, लेकिन सपना की छोटी सी बेटी को दूध में पानी मिला देती। सपना को जरा भी अच्छा नहीं लगता था। इसी बात पर कलह बढ़ जाया करता था। रीना भाभी हमेशा कहती, सागर तुम्हारी बीबी को काम न करना पड़े, इसीलिए हम सब पर झूठा इल्ज़ाम लगाती रहती है। भाभी सागर के सामने
किचन में घुसकर कलछी हिला डुला देती, लेकिन सागर की दुकान जाते ही सपना को किचन में झोंक देती। सागर को लगता भाभी बहुत समझदार है, हमेशा सपना की मदद करती है, लेकिन हकीकत कुछ और था। दिन ब दिन घर में महाभारत छिड़ा रहता। कलह और झगड़े के कारण सपना अलग होने का दबाव बना रही थी, जो सागर को जरा भी पसंद नहीं था। सागर के भाई और भाभी नहीं चाहते थे कि पुश्तैनी दुकान का बंटवारा हो। वह अकेले ही सब कुछ हड़पना चाहते थे। वह भाई के साथ दुकान पर बराबर काम करता था, मगर जब उसे और सपना को पैसे चाहिए होते थे, तब भाभी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। भाभी हमेशा बेफिजूल खर्ची बोलकर टाल देती, कभी देती कभी ना देती। यह बात सपना को अच्छी नहीं लगती थी। खैर, सागर ने देखा सपना एक मेडिकल स्टोर से कुछ दवाई ली, फिर एक गली में चली गई। सागर निश्चित फासला बनाकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। चलते चलते वह शहर के बाहर की बस्ती में आ गई। कुछ दूर चलने के बाद वह एक पुराने से घर में प्रवेश कर गई, जिसमें कमरों के नाम पर दो खंडहर से कमरे थे। वहाँ बाहर आंगन में दो खटिया डली हुई थी। एक पर पूजा लेटी हुई थी, दूसरी खाट पर एक बुढ़िया लेटी थी। सागर ने देखा सपना के पहुँचते ही वह बुढ़िया उठकर बैठ गई। उसने बुढ़िया का चेहरा देखा तो पहचान गया। वह सपना की माँ थी, यानी सागर की सास। साथ ही पूजा भी उठ गई थी। वह पहले से बड़ी हो गई थी, लेकिन बहुत कमज़ोर और पतली लग रही थी। उस पर नज़र पड़ते ही सागर के दिल में तूफान उठने लगा। उसका दिल किया कि जाकर बिटिया को अपने सीने से चिपका ले। सपना ने उसे सूखी रोटी अचार के साथ खिलाया, फिर दवा दी। वह बेचैन होकर बहुत टाइम तक पूजा को देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह सोचता, मैं ठाठ के जीवन जी रहा हूँ और मेरी बीबी और बच्चे दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। कितना गैर जिम्मेदार बाप हूँ। मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी सपना है। मुझसे गुजारा भर्ता के नाम पर 1 रुपया नहीं लिया, फिर भी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। वह लाख चाह कर भी घर के अंदर नहीं जा सकता था। जल्दी ही वह वापस लौट गया। उसे भाभी रीना पर बार बार गुस्सा आ रहा था, जिसने उसके हंसते खेलते घर संसार को उजाड़ दिया था। तलाक के समय भाभी कहती थी कि जल्दी ही तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी, मगर 7 साल हो गए, भाभी ने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी तक घुट घुट कर ही जी रहा हूँ। इस शहर में मैं अकेला ही रहता हूँ। वहाँ उसके भाई ने सागर को एक दुकान और 2 बेडरूम का घर खरीद कर दे रखा था, ताकि धंधे को और आगे बढ़ाया जा सके। सागर लखनऊ में अकेला ही वह दुकान चला रहा था। घर भी ठीक दुकान के पीछे था। वह उस घर में अकेला ही रहता था। भाई भाभी उसे आगे भी बिना पत्नी के रखना चाहते थे, ताकि वह ना हिस्सा मांग सके और ज़िंदगी भर कमा कर देता रहे। उसका भाई हर हफ्ते दुकान पर आता और दुकान के सारे प्रॉफिट लेकर चला जाता था। मगर कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। भगवान के संयोग से दोनों तलाकशुदा पति पत्नी एक ही शहर में रहने आ गए। अभी तक दोनों ने दूसरी शादी भी नहीं की थी। कुछ भी हो सकता था। अब सागर रोज शाम को सपना की दुकान पर जाने लगा था। रुमाल से चेहरा ढककर वह ग्राहक बनकर जाता था और ढेर सारी सब्जी और फल खरीद कर लाता था, ताकि सपना ढंग से पूजा की परवरिश कर सके। वह दिन भर बहुत सोचता था, मगर बिना चेहरा ढके सपना के सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। जो सब्जी खरीद कर लाता था, जितनी ज़रूरत होती थी उतनी सब्जी रख लेता था और बाकी बची सब्जियों को आवारा पशुओं को खिला दिया करता था। कुछ दिनों बाद जब सागर का भाई विनोद हिसाब लेने के लिए दुकान पर आया, तब उसने पूछा
कि बचत के सारे पैसे कहाँ गए। सागर बोला, खर्च हो गए मेरे से। विनोद गुस्से में बोला, इतने सारे रुपए कहाँ खर्च कर दिए। सागर हिम्मत करके बोला, काम था, खर्च कर दिए। विनोद नाराज होते हुए बोला, आज तक तुमने तो कभी भी फालतू खर्च नहीं किया, अब तुम्हारे अंदर कौन से ऐब आ गए हैं। सागर बोला, गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई, कमाए भी तो मैंने ही थे, इसीलिए खर्च कर दिए, मेरी भी कुछ ज़रूरत है। विनोद गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती जो मुझसे जबान लड़ा रहे हो। सागर शांति से बोला, जबान नहीं लड़ा रहा हूँ, शांति से एक बात बोल रहा हूँ, मैं कमाता हूँ तो खर्च भी कर सकता हूँ। यह घर और दुकान तो आपने मेरे नाम ही खरीदी है, इसीलिए यह अब मुझे दे दीजिए। आपके पास पुश्तैनी घर और बड़ी दुकान है, उसकी कीमत यहाँ से बहुत ज़्यादा है। आप पुश्तैनी ज़मीन जायदाद रखिए और यह छोटा सा घर और दुकान आप मुझे दे दीजिए। अब मैं अकेला ही जीना चाहता हूँ। विनोद बोला, तू कैसी बात कर रहा है, मैं तुझे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। अभी तो मुझे तेरी शादी करानी है, तेरा फिर से घर बसाना है। सागर बोला, अब मेरी झूठी फिक्र करना छोड़ दो। आपने और भाभी ने मिलकर मुझे मेरी बीवी से अलग कर दिया और आप दोनों ने मेरा बसा बसाया गृहस्थी में आग लगा दिया। मेरी शादी को टूटे हुए 5 साल बीत गए, कहीं शादी की बात चलाई आपने। आप दोनों मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहते थे, मुझे सिर्फ नौकर बनाकर रखना चाहते हैं। अगर पापा मेरी शादी करवा कर नहीं मरे होते तो मेरी शादी भी नहीं होने देते। आप दोनों को तो फ्री में एक नौकर मिल गया था, साथ में मेरी प्रॉपर्टी भी मिल गई। आप लोग मेरा यूज़ कर रहे हैं, यही सपना मुझे समझाती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, कितना मूर्ख था मैं उस समय। आप क्यों मेरी शादी करेंगे? अब मैं खुद अपनी शादी कर लूँगा। आप दोनों भगवान के लिए अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, और अगर कुछ और गलत करने के बारे में सोचा भी तो मैं गांव में आकर भी सारी प्रॉपर्टी में हिस्सा करवा लूँगा। बड़ा भाई विनोद अब समझ चुका था कि उसकी चालबाजी पकड़ी गई है। अब उसकी और उसकी बीवी की यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है। झूठे रिश्ते का पर्दाफाश हो चुका था। भाई का हिस्सा मारकर अपने बेटे के लिए ज़्यादा प्रॉपर्टी छोड़कर जाना चाहता था, मगर उसका यह सपना पूरा नहीं हुआ और वह चुपचाप वहाँ से निकल आया। अब सागर भाई और भाभी के चंगुल से आज़ाद हो चुका था। वह मन में विचार कर रहा था, उसे सपना और अपनी बेटी पूजा की बहुत याद आ रही थी। इसीलिए दोपहर के समय ही वह सपना की दुकान पर जा पहुंचा। उसने देखा कि आज सपना ढंग की साड़ी पहनकर बैठी थी, मगर उसकी आंखों में चिंता और उदासी साफ झलक रही थी। करीब जाते ही बोला, आपकी बेटी अब कैसी है? सपना उसे गहरी आंखों से घूरते हुए बोली, क्यों, वह आपकी बेटी नहीं है? अचानक वह चौंक पड़ा। सर पर टोपी, मुंह पर रुमाल बंधे होने के बाद भी सपना ने उसे कैसे पहचान लिया? सपना उसकी आंखों में देखते हुए बोली, रोज उसका हाल चाल पूछने के लिए चले आते हो, मिल क्यों नहीं लेते हो पूजा से? क्या आपके भाई और भाभी ने मना किया है कि अपनी बेटी से ना मिलो? सागर बोला, मैं भैया और भाभी से सारे रिश्ते तोड़ चुका हूँ। रुमाल चेहरे से हटाते हुए बोला। वह भरी हुई आंखों से सपना से बोला, बहुत मन करता है उससे मिलने का। सपना बोली, मिल लो, मैंने कब मिलने से मना किया है? रिश्ता तो मुझसे टूटा है, बेटी से थोड़े ना टूटा है। सागर बोला, तुमने मुझे कैसे पहचाना? सपना बोली, पत्नी रही हूँ ना आपकी, पीछे की चाल देखकर मैं आपको पहचान सकती हूँ। पहले दिन ध्यान से नहीं देख पाई, मगर दूसरे दिन आपको पहचान लिया था। जब आप पूजा के बारे में हमेशा पूछते हैं तो आपकी आंखों में हमेशा दर्द दिखता था। वह एक पिता की आंखों में ही दिख सकता है।
अपना चेहरा तो आपने छुपा लिया, मगर बेटी से मिलने की तड़प आंखों में नहीं छिपा पाए। घर का एड्रेस बताती हूँ, आप वहाँ चले जाओ, पूजा से मिल लो, मैं शाम को ही घर आ जाऊंगी। वह सपना की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, तुम साथ में चलो, तभी उससे बात कर पाऊंगा। वह छोटी थी, अब वह मुझे नहीं पहचान पाएगी। सपना की आंखों में आंसू भर आए। उसको छुपाते हुए वह बोली, शादी के एल्बम आज भी मेरे पास है। रोज वह आपको देखती है, आपको जरा भी नहीं भूली है, देखते ही पहचान लेगी। वह विनती करते हुए बोला, नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ ही उससे मिलना चाहता हूँ। सपना बोली, क्यों गरीब के पेट पर लात मार रहे हो? धंधे का टाइम है, अगर साथ गई तो सारा सामान ऐसे ही रह जाएगा, कुछ भी नहीं बिकेगा। वह बोला, सारे सामान के पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ चलो प्लीज़। आज के बाद तुम्हें कभी परेशान करने नहीं आऊँगा। यह सुनकर सपना को थोड़ा धक्का लगा। वह बोली, क्यों? आपकी दूसरी पत्नी यहाँ आने से मना करती है क्या? वह उदास मन से बोला, मैंने दूसरी शादी नहीं की है। यह बात सुनते ही न जाने क्यों सपना के दिल को थोड़ी राहत मिली। वह उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। अपनी दुकान बाजू वालों को संभालने के लिए बोलकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई और घर की ओर रवाना हो गई। रास्ते में सपना ने पूछा कि आप इस शहर में क्या कर रहे हो? सागर ने सारी बात बताई और वह यह भी बोला कि अब वह इसी शहर में रहेगा हमेशा के लिए। भाई भाभी से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। वह सोचने लगी कि काश रिश्ता पहले टूट गया होता। अब क्या फ़ायदा, आज हम दोनों साथ होते, हमारा तलाक नहीं हुआ होता। हमारा रिश्ता तो भाई भाभी के कारण ही टूटा था। सागर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गई? वह उदास मन से बोली, भैया और भाभीियों के ऊपर बोझ बन गई थी। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में सबकी असलियत सामने आने लगी। शुरू शुरू में भाइयों ने साथ दिया, लेकिन बाद में फिर वह भी भाभीियों के साथ हो गए। आपको तो पता है, मैं कुत्तों की तरह फेंकी हुई रोटियां नहीं खा सकती थी। जिस घर में मैं रहती हूँ, वह घर मेरे नाना का है। नाना का परिवार अब इस शहर में नहीं रहता, वो लोग दिल्ली में रहते हैं। घर की चाबी माँ के पास थी, इसीलिए हम लोग यहाँ रहने आ गए। घर पुराना है और हम लोग को किराया भी नहीं देना पड़ता, इसलिए इधर ही रहते हैं। वह फिर झिझकते हुए बोला, एक बात पूछूं? वह बोली, क्या? वह डरते डरते बोला, क्या आज भी मेरी याद आती है? सपना ने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह दूसरे साइड घुमा लिया। सागर शायद देख नहीं पाया कि सपना की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बाहर देखते हुए बोली, अब किसी की याद नहीं आती है। सुबह से शाम तक बस इसी बात की चिंता रहती है कि रोटी कैसे कमाएं। इसी में दिन निकल जाता है सारा। उसका जवाब सुनकर वह मायूस हो गया था और रास्ते भर चुप ही रहा। सपना रास्ता बताती गई और सीधे उसी रास्ते पर चलता गया। उसने सपना को जरा भी आभास नहीं होने दिया कि वह उसका पीछा करते करते यहाँ पहले भी आ चुका है। घर में घुसते ही सागर का दिल अंदर ही अंदर से तड़पने लगा था, क्योंकि घर की हालत बहुत ख़राब थी। जगह जगह से प्लास्टर निकले हुए थे, दीवारें बहुत कमज़ोर थी, घर में बिजली भी नहीं थी। गर्मी में ही वह घर के आंगन में खाट पर सोए हुए थी। सपना आगे आगे चल रही थी। कमरे के पास पहुंचकर वह बोली, पूजा देखो कौन आया है तुमसे मिलने। पूजा अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वह बाहर आकर उसे देखने लगी। सपना की माँ भी बाहर आ गई। पूजा उसकी तरफ टुकुर टुकुर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, लेकिन सागर के पास नहीं आई। वह अपनी मम्मी के पास जाकर लिपट गई। सपना बोली, डरो मत बेटा, यह तुम्हारे पापा हैं।
पूजा बोली, पापा हैं मगर गंदे पापा हैं। इन्होंने आपको बहुत रुलाया है। पूजा अब बड़ी हो चुकी थी, उसे अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ रहा था। सागर को जिस बात का डर था वही हुआ, इसीलिए वह अकेला नहीं आ रहा था, सपना को साथ में लाया था। सागर झिझकते हुए अपने सास के पैर छूने लगा। सास भी 2 कदम पीछे हट गई। बोली, दूर रहो हमसे, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है अब, इसीलिए पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। सागर नीचे ही बैठ गया, फिर भरी आंखों से दोनों हाथ फैलाकर बेटी को पास आने का इशारा कर रहा था। उसकी आंखें कह रही थी कि एक बार आकर मेरे सीने से लग जा मेरी गुड़िया रानी। पूजा ने माँ की तरफ देखा। सपना ने इशारों ही इशारों में जाने के लिए बोला। तब पूजा दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। सागर के लिए यह स्वर्ग के सुख से कम नहीं था। वह फपक फपक कर रोने लगा। रोते रोते बोला, माफ़ कर दे मेरी गुड़िया रानी, जिंदगी के फैसले खुद लेने में मैंने बहुत देर कर दी, वरना आज तुम और तुम्हारी माँ मेरे साथ होते। अपनी बीवी और बच्चे की बिना मेरी जिंदगी वीरान हो गई थी। बहुत तन्हाइयों में जिया हूँ इतने सालों, अब और नहीं। फिर वह पूजा को उठाकर गाड़ी के पास लेकर गया और गाड़ी की डिग्गी खोलकर बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। एक बड़े से थैली में ढेर सारा सामान था। चॉकलेट, बिस्किट, खिलौने और कपड़े से थैला भरा हुआ था। वह एक एक सामान निकाल कर पूजा को देने लगा। सपना गौर से देख रही थी, यह सोचकर उसके लिए भी कुछ निकलेगा, मगर पूरा थैला खाली हो चुका था। सपना के लिए कुछ भी नहीं था। सपना समझ गई कि वह सिर्फ यहाँ अपनी बेटी के लिए आया है। इतनी सारी चीज़ें पाकर पूजा बहुत खुश थी। मम्मी, यह गुलाबी कलर की फ्रॉक कितनी सुंदर है। थैंक यू पापा। थोड़ी देर बाद सपना बोली, अब चलते हैं, मुझे दुकान भी जाना है। सागर पूजा के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं फिर आऊँगा बेटा। सपना चुपचाप उसके बगल में बैठ गई। दोनों चुप थे। सपना सोच रही थी कितना सब कुछ बिटिया के लिए लाए थे, उसी में से कुछ निकाल कर मेरा दिल रखने के लिए दे देते। तलाक हो जाने से थोड़े ही सब खत्म हो जाता है। वह गाड़ी चलाते हुए बोला, एक बात पूछूं? वह बोली, क्या? अगर तुम्हारे लिए कोई चीज लाता तो क्या तुम वह ले लेती? सपना तिरछी नजरों से उसे देखा, फिर बोली, जब लाते फिर देखती, अब छोड़ो। वह जल्दबाजी में बोला, लाया हूँ, तुम वादा करो कि तुम ले लोगी, मना नहीं करोगी। सपना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोचने लगी कि ऐसा क्या चीज़ लाया है जो देते हुए इतना घबरा रहा है। वह अपने अंदर की बेचैनी को छुपाते हुए बोली, लाओ दे दो, अब इतने प्यार से लाए हो तो मना कैसे कर सकती हूँ, मगर दोबारा कुछ लाए तो नहीं लूँगी। सागर ने जेब से निकाल कर मुट्ठी बांध कर उसकी तरफ दे दिया। सपना धड़कते दिल से हाथ आगे कर दिया। सागर ने जब उसके हाथ में वह चीज़ रखी, सागर का दिल धक धक कर रहा था। घबराहट के मारे वह गाड़ी धीरे धीरे चलाने लगा। सपना आश्चर्यचकित होकर बोली, ये क्या है? सागर बोला, मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बड़ी आस के साथ लाया हूँ। मैं अपनी सारी गलतियों की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, इसीलिए मुझे अपनों ने ही छल लिया और मेरी बेटी पत्नी से ही दूर कर दिया। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये साथ अब मेरे मरने के बाद ही छूटेगा। अब हम फिर से नया संसार बनाएंगे, जहाँ पूजा की अच्छी परवरिश और सासू माँ का बुढ़ापा संवारेंगे। अचानक हुए इस वाकया से सपना स्टैचू बन गई थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस एकटक मंगलसूत्र को निहार रही थी।
सागर बोला, सपना, ओ मेरी रानी, मैं तुम्हारा वही सागर हूँ जिसके हाथों का तकिया बनाए बिना तुम्हें नींद नहीं आती। प्लीज़ मना मत करना, मैं तुम्हें ऐसी ज़िंदगी जीते हुए नहीं देख सकता। जब से मैं तुम्हें इस हाल में देखा है, मैं रोज़ रोता हूँ, कहते हुए रोने लगा। सपना मंगलसूत्र को मुट्ठी में बंद करते हुए बोली, तलाक के कागजों का क्या होगा? फाड़ देंगे, सागर रोते हुए बोला। सपना उसे वापस मंगलसूत्र देने लगी। सागर ने बहती आंखों से उसे देखा और दोनों हाथ जोड़ लिए। सपना बोली, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। सागर बोला, पर क्यों? सपना, मेरी बात तो सुनो। सपना ने उसकी एक न सुनी और दौड़ दौड़ कर जाने लगी। सागर भी उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ा। ये कहाँ आई हो? यहाँ तो मंदिर है। हम यहाँ फिर से शादी करेंगे। इतना सुनते ही सागर खुशी से उछल पड़ा और मंगलसूत्र लेकर तुरंत सपना को पहना दिया। मंदिर में सिंदूर लेकर उसकी मांगों में भर दिया। वह खुशी से पागल हो गया था। फिर गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगा। सपना ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोली, अब दुकान पर नहीं जाना, अपने घर ले चलो। सागर ने वापस गाड़ी सपना के घर की तरफ घुमा दिया। पूजा और अम्मा को गाड़ी में बिठाया और अपने मकान की तरफ चल दिया, क्योंकि अभी तक वह मकान ही था। जब सपना के पैर पड़ेंगे तब वह मकान से घर बनेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।